हेलो दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त मनोज कुमार आज से स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का फुल सिलेबस इन वन शॉट। तो ये सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे 10th की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रिएक्टेंट है, इसमें कुछ हीट या कुछ एडिशनल कंडीशन आए जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब जो प्रोडक्ट होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी। इसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट इज़ अ सब्सटेंस डेट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो हमारा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट से बनने वाला सब्सटेंस, जो कि हमारी एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला नया सब्सटेंस वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों समझ आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब करेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या खासियत होती है, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस आता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने जिंक, किसी भी मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारी सॉल्ट प्रोड्यूस होती है और हमारे हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारी गैस है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो जाती है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी ये ZnCl2 हमारी ये सॉल्ट फॉर्म हुई और हाइड्रोजन हमारा इवॉल्व हो गया। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल, KMnO4 हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था, जब इसे हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये पर्पल में चेंज हो गया, जो कि एक कलरलेस, बाद में कलरलेस में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन कलर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड करेक्टरिस्टिक हो जाती है हमारी केमिकल रिएक्शन की। थर्ड देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है? जब टेम्परेचर चेंज की बात होती है तो हमारी दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, आयो इन्हीं एक्सो और एंडो से ही आप इन टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट। ठीक है, जिसमें हीट हमारी रिलीज़ हो रही है बाहर साइड, बाहर को, तो वो हमारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इंडो मतलब होता है अंदर और थर्मिक मतलब होता है हीट, तो हीट का एब्जॉर्ब हो जाना वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हमारा टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आता है और एंडोथर्मिक में हमारा फॉल इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये टर्म हमारे पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं, तो आप इसे थोड़ा सही से देख लेना। ठीक है, अब द रिएक्शन इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड इनटू द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये हमारी। फॉर एग्जांपल, कंबशन रिएक्शन हमारी सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल, रिएक्शन ऑफ वाटर विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका जो उल्टा हुआ, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, वो हमारा एंडोथर्मिक होता है। ये एंडोथर्मिक के रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, बेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, एनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सेट्रा, ये हमारी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, फोर्थ करेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्टेट। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज आता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ बैक्स आता है हमारा, सॉलिड से हमारा लिक्विड बनना है, लिक्विड और उसमें कुछ मटेरियल हमारा इवापोरेट भी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गैस।
ठीक है, तो ये भी हमारा एक करेक्टरिस्टिक हो जाती है केमिकल रिएक्शंस की। आगे देखते हैं। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसमें प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले बात तो हम प्रेसिपिटेट को जानते हैं कि प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म हो रहा है, मतलब उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट होता है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब हमारी केमिकल रिएक्शन कोई कैरिड आउट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यहाँ पर या तो इसके सरफेस पे या कुछ ग्राउंड पे कुछ सॉलिड पार्टिकल आगे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल होंगे यही हमारा प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रेसिपिटेट समझ आ गया होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे कि हमने पोटेशियम आयोडाइड को हमने PbNO3 लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा लेड आयोडाइड के हमारे यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा रिलीज़ हो गया, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल हो जाता है प्रेसिपिटेशन का। आगे देखते हैं। अब बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने बैलेंसिंग नहीं आई केमिस्ट्री में तो आपको केमिस्ट्री नहीं आई, तो आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैलेंसिंग एक बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं, ठीक है। इसके दौरान इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो मास होता है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों ही इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री इसको फॉलो करती है इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही उसी के प्रोडक्ट बनेंगे। ये हमारी बैलेंसिंग होती है, ये बैलेंसिंग का बेसिक रूल है, ठीक है। इसी को देखते हुए हम आगे अपनी बैलेंसिंग को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एग्जांपल हमारा जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जब हमने Zn को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो ZnSO4 हमारा सॉल्ट बना और H2 हमारा रिलीज़ हो गया। अब इसी को बैलेंस करते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, बहुत ही ईजी वे में मैं समझाने वाला हूँ तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिएक्शन थी, ये यहाँ से देखिए रिएक्टेंट की साइड देखते हैं हम। Zn हमारा एक है, H2SO4 जिसमें कि H2 हमारे दो हैं, ठीक है। सल्फ़र हमारा एक है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। प्रोडक्ट की साइड देखिए तो ऑक्सीजन हमारे 4 हैं जो कि बैलेंस हैं, सल्फ़र हमारा एक बैलेंस है, Zn हमारे यहाँ पर एक बैलेंस है, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर दो हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस है, समझ गए आप। अब आगे देखते हैं इसे। सोडियम प्लस वाटर नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें कि हम बैलेंसिंग होने वाली है। सोडियम को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जब हमने सोडियम को वाटर के साथ मिलाया तो हमारा NOH फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन हमारा रिलीज़ हो गया। अब इसकी टेबल फॉर्म में कर लेते हैं। आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको एक रिएक्शन लिखनी है, बाद में उसका टेबल बना दे देना है, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसके नंबर ऑफ़ एटम्स लिख देने हैं। उसी को हम बैलेंसिंग के वे में हम लिख सकते हैं बाद में। जैसे कि हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड देखा जाए तो हमारा रिएक्टेंट सोडियम हमारा एक है, H2 हमारे दो हैं, ऑक्सीजन हमारा एक है। LHS की साइड देखा जाए, जो हमारे यानी प्रोडक्ट की साइड देखा जाए तो सोडियम हमारे कितने हैं, सोडियम हमारा एक है, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन हमारे कितने, एक हाइड्रोजन ही है, दो हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर तीन है, मगर हाइड्रोजन इधर दो हैं, तो इसको बैलेंस करना चाहिए। अब जो हम प्रोसेस करने वाले हैं जिससे हाइड्रोजन हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि कैसे होती है। टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने दो एटम हमने सोडियम के आगे लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ दूसरी साइड भी हमें सोडियम के आगे लगाने पड़ेंगे क्योंकि सोडियम को बैलेंस करना है हमें। तो जब हमने सोडियम के आगे दो लगा दिए तो दो हमारे सोडियम बैलेंस हो गए, सोडियम बैलेंस हो गए। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ, तो ऑक्सीजन हमारे 2 हुए। अब क्या हुआ कि हमारे हाइड्रोजन 2 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर से आ गए, यानी 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। मगर यहाँ तो हाइड्रोजन 2 हैं तो हमने वाटर के आगे भी 2 मॉलिक्यूल लगा दिए, तो 2 2 जा 4। यहाँ हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं दोनों साइड। ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से 2 आया, यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया और यहाँ से भी 2 आया, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। और आगे हम और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस को जब हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं तो हमारा एक अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसी को रिएक्शन को देखते हैं, इसे बैलेंस करेंगे, फॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं सब। हाइड्रोजन गैस को जब हमने नाइट्रोजन के साथ मिलाया तो हमारा अमोनिया फॉर्म हुआ, ठीक है। ये तो हमारी सिंपली वर्ड इक्वेशन थी, इसे केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, H2 + N2 गिव्स NH3। अभी हमारी हाइड्रोजन इधर 2 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं और प्रोडक्ट की साइड नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन हमारे 3 है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि टेबल फॉर्म करने, LH और यानी प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड हमें टेबल फॉर्म कर लेना है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें किधर हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, किधर हाइड्रोजन नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हमने 3 हाइड्रोजन 3 लगा दिया हमने H2 के साइड, जो कि हमारी रिएक्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, जैसे हमने यहाँ 3 लगा दिया तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे 2 हो गए, ठीक है, जो कि पहले से ही 2 हैं। तो हमारे यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। और हमने इधर प्रोडक्ट की साइड 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर 2 बैलेंस है, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट की साइज 6 हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट की साइज 6 हो गए और रिएक्टेंट की साइज भी 6 हो गए। तो हमारी ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा अब दिमाग में घुस रहा होगा। आगे देखेंगे तो जब आप अपने आप से सॉल्व करना सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हुआ। इसे हमने केमिकल इक्वेशन में लिखा CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O, जो कि हमारी कंबशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम क्या करना है, पहले तो हमें स्टेप 1 में केमिकल इक्वेशन लिखनी है, स्टेप 2 में हमें टेबल फॉर्म कर लेना है, स्टेप 3 में हमें बैलेंसिंग स्टार्ट कर देनी है हाइड्रोजन का लगा के, ठीक है। स्टेप 4 में हम नंबर ऑफ़ एटम लगा देंगे तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे CH4 था हमारे 2O2 लगाया हमने यहाँ पे और वहाँ CO2 रिलीज़ हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड हमारा खाली 2 ऑक्सीजन थे, इधर भी 2 थे। मगर हमने जब इधर वाटर का मॉलिक्यूल जब बैलेंस कर रहे हैं तो हमारे ऑक्सीजन में डिसबैलेंस आ रहा है, इसकी वजह से हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इधर लगा दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन है पूरी तरीके से बैलेंस है। आगे देखियो, जैसे CuSO4 + NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा Na2SO4 फॉर्म हुआ प्लस CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। तो पहला काम हमने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद उसे बैलेंस कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे ये सब चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट कर रहे हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इसे बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 2AlOH होल थ्राइस गिव्स Al2O3 + 3H2O, ये पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। NH3 + CO को जब रिएक्ट कराया तो CO + N2H2O फॉर्म हुआ, टेबल फॉर्म किया हमने, फिर बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी हमने, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड + H2 हमारा रिलीज़ हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि टेबल फॉर्म कर लेना है। टेबल फॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा वाटर + सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिलीज़ हुआ। इसी को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है।
कैसे करेंगे वो हम सिखा चुके हैं, आप देख सकते हो कि कैसे कैसे करेंगे। आगे देखते हैं। सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ हमारा, और ये देख सकते हो आप कैसे बैलेंस करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखने का। मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब 1 कराते हैं, तो MgO हमारा फॉर्म होता है। अब इसको बैलेंस करना हमें, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड 2 हैं, उधर हमारा 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम में हमारे 2 हो गए, और सिंपली मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दो तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कैसे कैसे बैलेंस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड को जब हमने Al2SO4 होल थ्राइस के साथ रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस BSO4 हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बैलेंस करना है, कि टेबल फॉर्म करना है, फिर उनके आगे एटम नंबर ऑफ़ एटम्स लगा देनी है, डिजिट लगा देनी है, तो हमारा पूरी तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारी केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती हैं। अब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती हैं वो 4-5 तरह की होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारे 3 तरह की होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है 5 तरह की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके बारी बारी, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन यानी कंबाइन करना, किसी भी चीज़ को मिला देना यानी कंबाइन करना, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारे साथ एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो खाली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और देखते हैं इसके बारे में क्या है, इसमें दिया है दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म आ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्टेंट एक साथ मिलते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, ठीक है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यानी H2 + O2 2H2O। बैलेंस आप कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब आती है सेकंड रिएक्शन हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब तोड़ देना, किसी भी प्रोडक्ट का टूटना, और वो किसी भी रिएक्टेंट का टूटना जिससे वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें दे रहा है, वो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या दिया है। सो दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इंटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेज आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, वो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये कॉम्बिनेशन की पूरी तरीके से अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसके जो एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, यहाँ उसके एग्जांपल डीकम्पोजिशन में पढ़ेंगे, उसके उल्टे कर देंगे बस। जो हमारा प्रोडक्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गई होगी। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब क्या होता है, इसके टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के दौरान हो रही है, हीट से हो रही है, वो हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन होती है, और इसे हम थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। लाइसिस मतलब तोड़ना होता है, कि हीट की प्रेजेंस में किसी भी रिएक्टेंट का तोड़ना, वो हमारे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल FeSO4 था, जब हमने इसे हीट किया तो Fe2O3 हमारा फॉर्म हुआ, प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये हमारी ये क्या होगी कि एक ही रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो हमारी ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, और ये क्योंकि ये हीट में हो रही है इसलिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देख सकते हो, PbNO3 के होल 2s के जो हमने हीट किया तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ये भी हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
आगे देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड सॉल्यूशन टू डिकम्पोज अ सब्सटेंस इनटू इट्स बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से किसी भी मतलब डिकम्पोजिशन होता है किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो वो हमारी क्या हो जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन आता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2O को जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया उसके एक्वस सॉल्यूशन से, तो हमारा क्या हुआ, H2 + O2 हमारा फॉर्म हुआ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। NaCl को जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो Na + Cl2 हमारा फॉर्म हुआ। एलुमिनियम ऑक्साइड को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो एलुमिनियम + O2 हमारा फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब इसका लास्ट टाइप हो जाता है हमारा व्हेन अ सब्सटेंस इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब सनलाइट की वजह से कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो हमारे किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, हमारा थर्मल सॉरी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल आ जाता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl था, ठीक है, जब हमने यूवी सनलाइट इस पर पास कराई तो Ag + Cl2 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा। तो यहाँ सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी, वो हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसे हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसके। AgBr था, सनलाइट पास करी तो Ag + Br2 में हमारा टूट गया, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका टाइप थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, उसकी पोजीशन से किसी को हटा देना, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मतलब क्या है कहने का, कि कोई ये था, ये ऑक्सीजन है और ये सल्फ़र है, ये सल्फ़र ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, ठीक है, किसी भी रिएक्शन से। तो ये जो रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें सल्फ़र ऑक्सीजन की जगह ले लेगा, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल Fe + CuSO4, Fe + CuSO4 को जब हमने रिएक्ट कराया तो FeSO4 + Cu हमारा अलग हो गया। तो जो Fe था हमारी SO4 के साथ आ गया, ठीक है, और कॉपर हमारा एलिमिनेट कर दिया, इसने अलग कर दिया। तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। Zn, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका। Zn + CSO4, ZnSO4 + Cu, ठीक है, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। आगे देखते हैं। नोट यहाँ पे क्या है, हाईली एक्टिव मेटल्स ओनली डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल्स। मतलब क्या होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, ठीक है। यही हमारा मेन जो मतलब इसे क्या कह सकते हैं, एक मेन पॉइंट होता है जिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वर्क करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि इसमें दो रिएक्टेंट हमारे साथ क्या कंबाइन करेंगे और वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे। फॉर एग्जांपल BaCl2 जब हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे, जिसकी वजह से हमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। AgNO3 को जब हमने NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो AgCl + NaNO3 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। नोट क्या है, एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड द प्रोसेस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो रही है कि दो रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन से क्या हो रहा है, कुछ इनसॉल्युबल सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो हमारा सॉल्यूबल नहीं है सॉल्यूशन में। तो जो वो इनसॉल्यूबल फॉर्म होगा उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, और जिस रिएक्शन से ये फॉर्म हो रहा है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग की वीडियो में ही, ठीक है। अब लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का, जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब री मतलब रिडक्शन होता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है।
तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहाँ साइमल्टेनियसली होता है किसी भी रिएक्शन में, वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के साथ आ जाना वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन वहाँ से ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन वहाँ से निकल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन निकलेगा वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है। रिडक्शन है इसकी बिल्कुल उल्टी होती है, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो हमारी रिडक्शन होती है। ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिससे आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CuSO4 था हमारा, जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा Cu प्लस H2O फॉर्म हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि CuO कॉपर ऑक्साइड से हमारा ये किस में चेंज हो रहा है? कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब हाइड्रोजन था हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन को जाके वाटर में चेंज हो रहा है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है उसे, तो जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है वो हमारे कौन सा हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। आप जो रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो जो रिडक्शन में हेल्प कौन सा कर रहा है? CuO से हमारा Cu बना, तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका उल्टा वाइस वर्सा होता है ना, क्योंकि तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? CuO। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिडक्शन हमारा कौन सा हो गया? H2 हाइड्रोजन, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आगे एग्जांपल देखते हैं। ZnO को जब हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो Zn प्लस CO बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर ZnO से हमारा Zn बनना है, ZnO से हमारा Zn बनना है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है। और C से हमारा CO बनना है, तो एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। और जिस जगह रिडक्शन होता है वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल है H2S को जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा सल्फ़र प्लस HCl फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ आ ही रहा होगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, Cl2 से जाके HCl फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो जहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है। और जहाँ रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा Cl2 है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा H2S है। आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल है MnO2 को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा MnCl2 प्लस Cl प्लस H2 हमारा फॉर्म हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन सा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। PbO को जब हमने C के साथ रिएक्ट कराया, यानी कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो Pb प्लस CO फॉर्म हो रहा है। कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। आगे देखते हैं। H2S प्लस I2 को किस में कन्वर्ट हो रहा है? Hi प्लस S में हो रहा है। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, आपको सभी दिखाई दे रहा होगा। कमेंट में मुझे इनके सबके आंसर बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है सही से पढ़ाने के लिए। ठीक है। अब बैलेंसिंग आयनिक इक्वेशन। अब कुछ आयनिक इक्वेशन होती है, उन्हें हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इनके बारे में पढ़ना। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज़ अटैच्ड बाय अ सब्सटेंस
attached by a substances around it such as air, water, acid, etc. It reacts and forms a layer of oxides, and this process is called corrosion. Corrosion causes damage to the car bodies, bridges, iron filling, railing, etc. तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई मेटल या कुछ भी चीज़ हमारी एटमॉस्फेयर में रहती है तो वो किस में, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में आ जाती है, जिसमें कि एयर, वाटर, सनलाइट, मॉइस्चर वगैरह का उसके कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, उस कांटेक्ट की वजह से क्या होता है कि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। उस ऑक्साइड की लेयर का फॉर्म हो जाना जिसकी वजह से वो उसकी क्वालिटी को क्या कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है, मतलब ख़त्म, दिन पे दिन कम करते जा रहा है उसकी क्वालिटी को। यही हमारा कोरोजन होता है। ठीक है, कोरोजन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज़ हमारी एटमॉस्फेयर में रखी है तो वो एटमॉस्फेयर की एयर, वाटर, मॉइस्चर की सबके कांटेक्ट में आ रही है, जिसकी वजह से उस पर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो रही है। वो उसे धीरे धीरे कोरोड करती जा रही है, ख़त्म, ख़राब करती जा रही है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कम करती जा रही है। तो यही हमारा कोरोजन होता है। ठीक है, ये एक मेजर डैमेज पहुंचाता है टू द कार बॉडीज़, ब्रिजेस, आयरन फिलिंग, ये सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये हमारा आयरन है, ऑक्सीजन प्लस H2 XH2O। जब ये आयरन हमारा ऑक्सीजन और वाटर के मतलब मॉइस्चर की कांटेक्ट में आया तो Fe2O3 डॉट XH2O की फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ जो कि रस्ट होता है। ठीक है, और आयरन का कोरोड हो जाना ये हमारी अलग प्रोसेस होती है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, जंग लग जाना। ठीक है, तो जब हमारा आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आया तो हमारा फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम जंग भी कहते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2 जब इनकी प्रेजेंस में आया, कॉपर इनकी प्रेजेंस में आया तो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ जो कि ग्रेनिश कलर का होता है। ये कॉपर का कोरोजन होता है। ठीक है, अब सिल्वर का कोरोजन देख लेते हैं। जब सिल्वर हमारा H2S की प्रेजेंस में आया तो Ag2S जो कि हमारा सिल्वर सल्फाइड होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो सिल्वर होता है वो ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। ठीक है, आपको ये तीनों कोरोजन समझ आ गए होंगे, सिल्वर का भी, कॉपर का भी, एंड सिल्वर, कॉपर एंड हमारा आयरन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम रस्टिंग एक स्पेशली प्रोसेस होती है जब कोरोजन हमारा स्पेशली आयरन के अंदर होता है तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बाय पेंटिंग, पेंट करके हम किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, ग्रीज और ऑयल लगा के हम किसी भी एलिमेंट को बचा सकते हैं। बाय गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ आयरन मेटल। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक की लेयर बना देते हैं किसी भी आयरन मेटल के ऊपर जो उसे कोरोड होने से बचाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेंट रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब फूड का सड़ जाना वो रेंसिडिटी होती है जिसकी वजह से उसमें एक फॉल्स स्मेल आ जाती है, जिसका उसका जो फूड कंटेंट हो जाता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये होता किसकी वजह से, उसमें जो फूड प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो फूड की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, मतलब एक तरह का कोरोजन इन फूड मटेरियल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इस कॉल्ड रेंसिडिटी होती है। और एक लाइन की डेफिनेशन में करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल इसको रेंसिडिटी होता है। ठीक है, आई होप आपको रेंसिडिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब कुछ मेथड होते हैं रेंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं। अगर हम उसे किसी भी फूड स्टफ को अगर रेफ्रिजरेटर में रख दें या बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड स्टफ को, खाने को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ठीक रहता है। ठीक है, ख़राब नहीं होता। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस, अब जो हमारे चिप्स वगैरह ये आते हैं ये हमारे लंबे समय तक ठीक रहते हैं। ये कारण क्या है, क्या जब हमारी इनकी पैकेजिंग होती है तो इसमें नाइट्रोजन रख दिया जाता है जो कि हमारे रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को नहीं होने देता। ठीक है, इसके कारण इससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, मतलब कंटेनर यूज़ करने हैं जिसमें थोड़ी बहुत भी हवा ना जाए। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर यूज़ करके हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का अगर हम ऐड कर रहे हैं अपने फूड स्टफ में तो भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपना
केमिस्ट्री का क्लास 10 की केमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको समझ आया होगा। आप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये नोट्स, क्योंकि ये नोट्स मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है। और आई गॉट 90% विद दिस नोट्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन्हीं नोट्स से अपनी फर्दर स्टडीज़ कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मैंने बोले हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।